तो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे मन लगा के। क्या उम्मीद गलत है क्या? हाँ सर, आपका उम्मीद गलत है, नहीं पढ़ रहे हैं आज। तो ठीक है, आज क्लास नहीं हुआ होगा क्योंकि आज जो है कुछ बच्चों का नहीं, पूरे बच्चों का, जितने भी स्कूल में बच्चे थे, स्कूल में कोचिंग में जितने भी बच्चे थे, उन लोगों का परीक्षा का आज फल मिला है कि नहीं? यानी रिजल्ट मिला है कि नहीं? रिजल्ट कार्ड सभी को मिला है। तो वो कार्ड रिजल्ट सभी को मिला है तो सबको अपना अपना रिजल्ट मिल गया होगा। अगर क्या सब बच्चे अपने अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं? तो जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट है वो अपना रिजल्ट मोड़ के रख लीजिए, है कि नहीं? और जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वो 2 तारीख तक आप स्कूल आ सकते हैं और स्कूल आके जो है अपना कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, अपना कॉपी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास है क्लास 10th वाले बच्चों का। तो क्लास 10th वाले बच्चों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी, बताइए। क्लास 10th वाले बच्चे को हम बता देना चाहते हैं कि ये आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसी क्षण चलते चलते हमने क्लास 4 लेक्चर 4 तक कंप्लीट हो गया है और ये है लेक्चर 5। तो आप लोग को पूछे थे, हम पहले ही पूछे थे आप लोगों को कमेंट करने के लिए, बोले थे कि अगर आपको लंबा क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमको सर लंबा क्लास चाहिए, यानी 30 मिनट से ज़्यादा का, नहीं तो 20 मिनट 30 मिनट का क्लास आपको मिलेगा ही डेली। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम क्लास को क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट कर दें इससे पहले हम क्या कर देते हैं, बता ही चुके हैं कि आपको कि हम क्लास जब इसे ही स्टार्ट करते हैं उससे पहले थोड़ा सा पीछे बैक जाते हैं। क्यों? ताकि उसमें जुड़ सकें और जुड़ने के बाद फिर चले जाएंगे आराम से, है कि नहीं? तो बताए थे, इसका एग्जाम्पल भी बताए थे। तो चलिए, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? देखिए, पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि ये देखिए, ये है हम पत्ती का आंतरिक रचना है जिसमें हम क्यूटिकल देखे थे। ये है क्यूटिकल, ये है कौन, ये बीच वाला क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद ये है कौन सा सेल है, ये बताइए, हम बताए थे, बताइए कौन सा सेल है? पेरेन्काइमा सेल है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। उसके बाद ये क्या है, स्पंजी पेरेन्काइमा है। ये निचला फिर क्या है, वही है एपिडर्मिस, जो यहाँ था वही यहाँ एपिडर्मिस। और फिर ये है तुम्हारा स्टोमाटा। किसका स्टोमाटा? हमारा तुम्हारा स्टोमाटा। किसका स्टोमाटा? तुम्हारा स्टोमाटा। तो ये सब हम बात पढ़ चुके थे क्लास पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले क्लास में। ठीक है, तो अब हम बिना लेट किए हुए इसको आगे ले चलते हैं। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए, प्रक्रिया के लिए कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? बताइए, क्या आप लोग रेडी हैं किसके बारे में पढ़ने के लिए? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ के बारे में पढ़ने के लिए। तो सुनिए ध्यान से। तो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए सुनिए सीधा, कि बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है ना 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीज़ कौन सा है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अभिक्रिया के लिए, बोलो प्रक्रिया, मेरे मुंह में बार बार अभिक्रिया आ जा रहा है क्योंकि केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, ठीक है, इसलिए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है कि पहला है क्लोरोफिल। कोई भी पौधा जब तक उसके पास क्लोरोफिल नहीं रहेगा, बिना क्लोरोफिल के वो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही नहीं। यानी क्लोरोफिल का होना क्या है, आवश्यक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, याद करते चले जाना है। पहला नंबर कौन है? क्लोरोफिल। दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा नंबर है जल। तीसरा नंबर क्या है? जल। तीसरा नंबर जल और चौथा नंबर है सूर्य का प्रकाश। चौथा नंबर क्या है? सूर्य का
प्रकाश। तो समझ में आया सभी को? बताओ। तो वही बात है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 पदार्थ क्या है? क्लोरोफिल है, उसके बाद बोलो बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, जल बोलो, सूर्य का प्रकाश बोलो, क्लोरोफिल बोलो, याद कर लो जैसे करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है हम एक एक करके, हम जैसे पहला क्लोरोफिल बोले तो पहले क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरा जल बोले हैं तो 3 नंबर में जल के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा सूर्य का प्रकाश बोले हैं तो हम सूर्य के प्रकाश के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या सर सूर्य के प्रकाश के बारे में क्या पढ़ाइएगा, देख लेंगे जो होगा वही पढ़ा देंगे, है कि नहीं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बोल रहा है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल, बोल रहा है कि पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल। कौन है पर्णहरित या क्लोरोफिल? तो बोल रहा है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है। बोल रहा है कि हम पहले से ही जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है ना वो केवल हरे पौधों में होता है, पर वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है। बोल रहा है कि वास्तव में जो है पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। बोला लाल और भूरे रंग का भी जो पौधा होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसे कुछ समुद्री घास, अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर वर्णक, पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। बोल रहा है कि पादप कोशिका में जो है हम मानते हैं कि जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, मानना ही पड़ेगा। मानते क्या? मानना ही पड़ेगा। और हम पढ़ते आ रहे हैं कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधा का रंग हरा होना ही जरूरी नहीं है, लाल और हरे रंग के भी हो सकते हैं, जैसे समुद्री घास, है कि नहीं। तो रंग उतना महत्व नहीं रखता। इसका मतलब क्या? रंग महत्व नहीं रखता है, रखता है, उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है जितना ज़्यादा महत्व क्लोरोफिल रखता है। सीधा सा बात आप समझिए कि अगर उसमें क्लोरोफिल है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है, सीधा सा। चलो आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी ही संभव है, चूँकि क्लोरोफिल ही वह वास्तव अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषी का इकाई कहते हैं। बोल रहा है कि जितना ज़्यादा रंग का होना जरूरी है उतना ज़्यादा रंग का उतना महत्व नहीं रखता है जितना क्लोरोफिल रखता है। क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, महत्व रखता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा समझिए प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। इसलिए हम क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है। देखिए हम बोल दिए कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, तो क्या आप मान लीजिए? ठीक है, हम बोले मान लिए, हाँ चलिए आपको हम पे विश्वास है, मान लिए। लेकिन कोई ऐसा आदमी आता है जो बोलता है कि हम कैसे मान लें कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। अगर कोई आदमी नहीं मानता है तो उसको हम देते हैं प्रयोग, उसको हम क्या दिलाते हैं? प्रयोग करके दिखाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रयोग करके दिखा दें। किसको प्रयोग करके दिखा दें? किसको भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। चलो तो क्या है प्रयोग? क्या है कि देखो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या है? आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं? तो बोल रहा है कि एक क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ते को तोड़ लें। बोल रहा है कि इसमें क्या बोलता है कि देखो, बोलता है सीधा समझो कि बोल रहा है कि एक पत्ता को तोड़ लो जो चौड़ा पत्ता है, उसके बाद उस पत्ते को बीकर में रखे पानी में डालकर क्या करो? उबाल लो, और उबलने के पश्चात उसको गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में क्या करो? डाल दो। उसके बाद क्या करना होता है इसमें? जैसे गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में डाल दिया तो अब एल्कोहल वाले बीकर को
वाटर बाथ में रख कर उबाले। अब बोला कि एल्कोहल जिसमें हम वो रखे थे क्या कहते हैं पत्ती रखे थे, अब उस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ होता है ना, कोई वाटर जिसमें बाथ मतलब समझिए कोई बर्तन जिसमें पानी भरा है उसके ऊपर से वो बर्तन रख दिए, वाटर बाथ में रख के क्या करना है बता, उसको उबालना है। क्या करना है? उबालना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्प्रिट का रंग जो है ना हरे रंग का हो जाता है, स्प्रिट का रंग ही हरे रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि पत्ती में मौजूद जो हरा वर्णक था ना वो क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे एल्कोहल में घुल जाता है, तब पत्ती का रंग क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, अर्थात पीले रंग का। किसका? कैसा रंग का? पीले रंग की या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को, या पीला रंग का हो जाए या फिर सफ़ेद हो जाए तो हम बीकर को ठंडा होने के लिए क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और ठंडे होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो लेंगे। बोल रहा है कि ठंडा होने के बाद हम उसको क्या करेंगे? गर्मे गर्म निकाल लेगा। ठंडा होने दो रे गधा, इतना हड़बड़ी क्या करता है? हड़बड़ी है ना, निकल जाना है नहीं ना, तब टेंशन क्या लेता है। तो बोल रहा है कि ठंडा होने के बाद, संयम जाएगा क्या रे? नहीं जाएगा तो पढ़ो नहीं इधर। तो बोल रहा है कि ठंडा होने के बाद क्या करना है? उस पत्ती को निकाल लेना है। उसके बाद निकाल के क्या करना है बताओ? ठंडा होने के बाद पत्ती को अच्छी तरह से निकाल के धो लें। इसके बाद इस पत्ती को क्या डालें? पेटी डिश में रखकर। किस में रखकर? पेटी डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंद डालें। पेटी डिश पे रख के उसको आयोडीन की कुछ बूंद डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का जो हरा चित्ती वाला भाग जो गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का जो सफ़ेद चित्ती वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह है, क्या है, कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हरी चित्ती वाले भाग में चूँकि क्लोरोफिल मौजूद था, जहाँ पे हरा रंग था वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई होगी, जिससे उसमें मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। परंतु पत्ती के सफ़ेद चित्ती वाले भाग में क्लोरोफिल क्या था? अनुपस्थित होता है, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि, इससे हमें क्या पता चलता है बताओ? इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण का संपन्न नहीं होता है। पत्ती तोड़ ली, उसके बाद उसको क्या रखे थे? बीकर में रखे थे, उसके बाद उसको वाटर बाथ में रख के उबाले, फिर वो स्पिरिट या अल्कोहल में जो पत्ती रखे थे उसका रंग उसमें आ गया। किसमें? स्पिरिट या फिर अल्कोहल में आ गया। फिर हम उसको ठंडा होने दिए, पत्ती को बाहर निकाल लिए, उसके बाद पत्ती पे आयोडीन की बूंद डाले। आयोडीन की बूंद डाले तो जहाँ पे क्या था? ग्रीन था और कहीं पे वाइट था, तो हम उसको घेर दिए थे, कहाँ पे ग्रीन है कहाँ पे वाइट है, तो वहाँ पे ग्रीन वाले पे हम आयोडीन की परत जैसे ही डालते तो वो नीला रंग का हो जाता है, लेकिन वाइट वाला पे डालते तो वो नीला रंग का नहीं होता है। तो जब वो नीला रंग का हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि नीला रंग का हो गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्लोरोफिल है, यानी उसे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ है, तब ना यहाँ पे मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ है। जहाँ पे व्हाइट रंग है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, यानी वहाँ पे मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है। समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे क्या? बहुत ही अच्छा टॉपिक। तभी से खराब टॉपिक पढ़ रहे थे क्या सर? नहीं, तभी से भी अच्छा पढ़ रहे थे, अब और अच्छा पढ़ेंगे, है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। तो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। पौधे इस आवश्यक CO2 को अपनी वातावरण से प्राप्त करते हैं। अब उसको CO2 आवश्यक है, क्या करेगा? तुम जाके देगा उसको? बताओ, तुम जाएगा देने के लिए? बताओ दे जाएगा? चल जाएगा, जाओ दे के आओ। तो बोल रहा है कि अगर उसको कोई देने तो जाएगा नहीं, इसलिए वो वातावरण से प्राप्त करता है। वैसे भी उसको कोई देने भी जाएगा फिर भी वो वातावरण से ही प्राप्त करेगा। तो बोल रहा है CO2 का सबसे बड़ा भंडारण वायुमंडल है। CO2 का सबसे बड़ा भंडारण वायुमंडल है, परंतु वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैस अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। जैसे सामान्य रूप से CO2 जो है 0.03%। CO2 कितना? 0.03%। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर मिल गया तुम लोग को।
CO2 कितना 0.03% अर्थात 10,000 भाग का 3 भाग, 10,000 में से 3 भाग ही CO2 है। इसके अलावा लकड़ी, कोयले, ईंधन के जलने से जीवाणु के द्वारा अपघटन से श्वसन क्रिया आदि से CO2 वायुमंडल में मुक्त होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक क्यों है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक क्यों है? बोला है कि एक लंबी पत्ती वाले अब हम इसमें क्या करते हैं, एक लंबा पत्ती वाला पौधा लेते हैं, उसको गमले में लगा हुआ, सीधा समझो इसमें क्या करते हैं, लंबा पत्ती वाला पौधा ले लिए, ये चित्र से समझ लीजिए, उसको क्या किए, आधा भाग को शीशी के अंदर दे के अच्छे से पैक कर दिए और उसके बाद उसको ऐसे छोड़ दिए जहाँ पे लाइट नहीं आता है। तो उसके बाद उसको कुछ दिन वहाँ छोड़े, फिर कुछ दिन जाके बाहर छोड़े। तो हम जैसे फिर कुछ दिन के बाद हम पत्ती को जब ऑब्जर्व करते हैं, देखते जो भाग बोतल के अंदर था वो क्या हो गया, मुरझा गया, सूख गया, लेकिन जो भाग पत्ती के बाहर था वो हरा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको क्या मिला, CO2 नहीं मिला, प्रकाश नहीं मिला, जिसके कारण वो मुरझा गया। ठीक है, स्टार्च वहाँ पे बना था जहाँ पे लाइट पड़ रहा था, जहाँ पे स्टार्च नहीं बना, यानी वहाँ जो बोतल के अंदर वाला भाग था उसमें स्टार्च नहीं बना, लेकिन जो बोतल के बाहर वाला भाग था उसमें स्टार्च बन गया। ठीक है ना। तो अब हम चल लेते हैं जल, कहाँ चल जाते हैं, जल, जल के ऊपर। जल ही जीवन है, जल जल जल, जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है, तो जल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यों छोड़ना इसको, बोल रहा है कि पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं तथा जल के ही किरण उनमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह अनिवार्य घटक है। किसी एक सरल प्रयोग द्वारा जल की अनिवार्यता को दर्शाना कठिन है। नियमित, बोल रहा है कि अधिकतर भाग जो है ना पौधा वो जल से ही प्राप्त करता है, लेकिन हम इसको दर्शाना क्या है, कठिन है, दर्शाना कठिन है। नियमित रूप से अगर पौधे को जल ना मिले तो वो मर जाते। बोल रहा है अगर नियमित रूप से उसको जल ना मिले तो वो क्या होगा, सूख जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वह अन्य कारणों से भी हो सकता है। इसलिए किसान अपने खेतों में लगी फसलों को नियमित सिंचाई करते हैं। बोला इसी कारण जो है किसान अपने खेत में लगे फसलों का नियमित रूप से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। बोल रहा है यह इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को नियमित रूप से जल उपलब्ध हो। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुले खनिज लवणों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिक का अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन से प्रोटीन एवं अन्य यौगिक का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है, सुनो ध्यान से सुनो, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश कल पढ़ेंगे। बोला जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम उत्तक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचता है, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। जलीय पौधे पानी एवं लवण का अवशोषण अपनी बाहरी हिस्से से आसानी से कर लेते हैं। बोल रहा है कि जो जड़ों द्वारा है ना, जाइलम उत्तक जल का अवशोषण करता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, लेकिन जो जलीय पौधा होता है ना, वो पानी एवं लवण का अवशोषण अपने बाहरी हिस्से से आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसको समझ में आया, हम किसके बारे में पढ़े, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 पदार्थ है। पहला बताए थे क्लोरोफिल, दूसरा क्या बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या बताए थे, जल, और चौथा सूर्य का प्रकाश, जिसमें हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिए, जल के बारे में पढ़ लिए, और कल पढ़ेंगे सूर्य के प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 3 गो के बारे में, 1 गो के बारे में कल पढ़ेंगे। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए, जोर शोर से पढ़िए, पूरे जुनून के साथ पढ़िए, क्योंकि रिजल्ट अच्छा लाना है। ठीक है, रिजल्ट अच्छा लाना है, क्योंकि इस बार है बात साइकिल का। ठीक है, जिसका 450 नंबर आएगा, है कि नहीं। तो अच्छा रिजल्ट लाना है, आप लोग मेहनत कीजिए, नंबर ज़रूर आएगा। मेहनत कीजिएगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमको पता है आप सही से क्लास भी नहीं देखते हैं, फिर भी हम आपको डेली क्लास दे रहे हैं। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बार बार यही बोलते हैं, हम पढ़ा देंगे, हम मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर इस तरह से पढ़ाई किया तो। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, टाइम बहुत ही कम बचा है। ठीक है, टाइम कम बचा है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है,
आपकी इच्छा, आपका ही चैनल है कि नहीं, आप ही को ग्रो करवाना है इस चैनल को। तो आप जितना ज़्यादा ग्रो करवाइएगा उतना ज़्यादा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। ठीक है।